हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये एग्जाम अक्टूबर में होना है, जिसकी डेट भी आउट हो चुकी है कि इस तारीख को आपका एग्जाम होना है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो है यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट के कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में ही पूछे जाए, और भी आपके एग्जाम जितने भी होते हैं वनडे वाले, इन सभी के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आज की ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट से अभी जितने भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, ताकि जो साथी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी आप डेली इस क्लास से जुड़ जाए। और ये क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है। यहाँ पे हम लोग डेली नए नए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस के अलावा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के भी एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और फटाफट से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, इसके अलावा लोगों तक शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी साथी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। और जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास जो भी क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। लिखा है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पे विश्वास करता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे। यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और डी वाला कह रहा है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आप सभी को ये बखूबी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के यहाँ पे जो है 4 कारण बताए गए थे, जिनमें से कौन कौन से हैं। तो पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यहाँ पे निर्वाण होगा, ये माँ लिखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, निर्वाण मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दुनिया दुखों से भरी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और लोगों का जो दुख है वो इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यानी कि जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो फिर उनके अंदर दुख की अनुभूति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के 4 थे, तो इन्होंने 4 बताए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका डी वाला दिख रहा है ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि इनके क्या क्या यहाँ पे 4 कारण थे। एक तो था दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण भी है, और चौथा इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बौद्ध धर्म के यहाँ पे 4 कारण क्या है। एक तो दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, और चौथा आपका अष्टांगिक मार्ग है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। विकल्प क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रुमनदेही स्तंभ है, बरगद वृक्ष है, मूर्ति है, या फिर आपका बौद्ध मठ है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की, तो इसे किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसे किया जाता है जो रुमनदेही का स्तंभ है, इसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न है सभी समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको देखिए कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से सभी लोग एक बार और सेशन को शेयर कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। देखिए अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन सभी को जो है इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म ने किया था, जैन धर्म ने किया था, हीनयान संप्रदाय ने किया था, या फिर आपका लोकायतन शाखा ने किया था। बात आती है अगर यहाँ पे अणुव्रत सिद्धांत की, तो अणुव्रत जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका जैन धर्म के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जैन धर्म के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है जैन धर्म की। आपको पता है कि आपके पेट के सिलेबस में जैन धर्म है, और जैन धर्म से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको लिखवाने जा रही हूँ, ये सभी आप लोग बहुत अच्छे से लिखते हुए चलिएगा। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे जो जैन धर्म है, इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? क्या पूछेगा आपसे? 23वें जो यहाँ पे तीर्थंकर हैं वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन थे आपके? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? जैन धर्म के 5 सत्य भी थे। क्या थे? 5 सत्य भी थे। कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। एक तो आपका सत्य हो गया, क्या चीज? सत्य हो गया। दूसरा यहाँ पे अहिंसा हो गया। क्या हो गया? अहिंसा हो गया। तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो आस्तेय हो गया। ठीक, क्या हो गया? आस्तेय। अब आप लोग ये जानेंगे कि आस्तेय का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या होता है? चोरी ना करना। ठीक, चोरी ना करना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे चोरी ना करना। और यहाँ पे अगर चौथे की बात करते हैं तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? अपरिग्रह। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है ये चौथा सत्य हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है यहाँ पे धन संचय ना करना। क्या हो जाएगा? धन संचय ना करना। ठीक, धन संचय ना करना यानी कि धन को जो है बचा करके ना रखना, धन संचय ना करना। ठीक, और उसके अलावा अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन 5वां किसने दिया था? तो यहाँ पे जो हम लोग अगर 5वें सत्य की बात करते हैं तो ये जो आपका 5वां सत्य था ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जितना भी मैं लिखवा रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके पेट के एग्जाम से। अब बात आती है यहाँ पे महावीर स्वामी की, तो इनके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ तो चीजें पता ही होनी चाहिए क्योंकि इनके बारे में भी आपसे पूछेगा। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि जो आपके महावीर स्वामी थे ये कौन से तीर्थंकर थे। तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के ये तीर्थंकर थे। ठीक, 24वें नंबर के ये तीर्थंकर थे। दूसरी बात क्या आपको याद रखनी यहाँ पे? इनके जन्म से रिलेटेड यानी कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। मृत्यु भी पूछेगा इनकी आपसे, तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु भी याद रखिएगा ये हुई थी 468 बीसी में। कब हुई थी? 468 बीसी में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। में अगर 23वें तीर्थंकर की बात करता है तो ये आपके पार्श्वनाथ थे। इनके द्वारा 5 सत्य दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। 5वां किसने जोड़ा था? तो ये आपके महावीर स्वामी थे जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके जन्म की बात करता है तो ये 540 बीसी में हुआ था कुंडग्राम में, और मृत्यु इनकी हुई थी 468 बीसी यानी कि पावापुरी में। ठीक, उम्मीद करते हैं जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? ठीक, मुस्लिम लीग का संस्थापक। विकल्प कह रहे हैं यहाँ पे डनलप स्मिथ है, सर सैयद अहमद खां है, आगा खां है और जिन्ना है, या फिर आपका सलीमुल्लाह खां और आगा खां है। सभी लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ये थे आपके सलीमुल्लाह खां और आगा खां, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है। इस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम समय बचा हुआ है और हमें ज्यादा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, जेम्स प्रिंसेप को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो इनमें से किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग।
तो यहाँ पे बात आती है भारतीय पुरातत्व के जनक की, तो ये कौन थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि विकल्प सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हें एक मुहर प्राप्त हुई थी। तो इन्हें ये जो मुहर प्राप्त हुई थी, इसके अंदर जो है इस पे जो कुबड़ वाला सांड था वो इन्हें नहीं मिला था, वो सिर्फ ऐसे ही साधारण सी एक मुहर थी। ठीक, दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है जॉन मार्शल के परिप्रेक्ष्य में, कि जॉन मार्शल ने क्या किया था, तो जॉन मार्शल ने आपका सिंधु शब्द दिया था। आप लोग सुने होंगे ना जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसी का जो सिंधु ये शब्द है वो जॉन मार्शल के द्वारा ही दिया गया था। अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है, ठीक। सिंधु शब्द जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। बात अगर हम लोग करते हैं जेम्स प्रिंसेप की, तो आगे प्रश्न आपको मिलेगा, हम लोग वहां पे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? विकल्प कह रहे हैं गंगा नदी पे, बी वाला बोल रहा है स्वर्ण सिक्रता नदी पे, सी कह रहा है पलाशिनी नदी पे, डी कह रहा है ऋजुपालिका नदी पे। बताएंगे सभी लोग कि जो आपके महावीर स्वामी थे, इनको जो है किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है महावीर स्वामी की, किसकी? महावीर स्वामी की, तो इनको ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ पे? ऋजुपालिका जो नदी है इसके तट पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरी बात अगर हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखें, तो अभी हम लोगों ने देखा ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। मैंने इनका जन्म आपको बताया, इनकी मृत्यु बताई, कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो आपके महावीर स्वामी थे, इनसे आपसे क्या पूछेगा कि इनके बचपन का नाम क्या था। क्या पूछेगा आपसे? इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? ये था वर्धमान। क्या नाम था इनके बचपन का? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और आपसे क्या पूछेगा? इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके पिता का? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। और उसके अलावा इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था इनकी त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला जो है इनकी माता का नाम था। और क्या याद रखना है हमें इनके बारे में कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम भी आपसे पूछेगा, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोदा नाम जो है वो इनकी पत्नी का था। और इनका एक बड़ा भाई भी था। कौन? बड़ा भाई। तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। इन्हीं की आज्ञा पे इन्होंने जो है गृह त्याग किया था। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनकी बहन की, तो इनकी बहन क्या क्या नाम था? तो इनकी बहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम था सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना जो है इनकी बहन का नाम था। और इनके दामाद भी थे। कौन? दामाद। दामाद इनके क्या थे? तो इनका नाम था जामाली। क्या नाम था इनके दामाद का? जामाली। इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश था वो इन्होंने अपने दामाद को ही दिया था। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने गृह त्याग कौन सी उम्र में किया था? गृह त्याग किस वर्ष किया था? तो जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था अपने भाई के कहने पे, यानी कि जो इनका भाई था नंदीवर्धन, इसके कहने पे इन्होंने अपने गृह त्याग कर दिया था। दूसरी बात अगर हम लोग इनकी पुत्री की बात करें, तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? हो सकता है कि शायद आपसे पूछ ले, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो ये था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था इनकी पुत्री का? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। दूसरे अगर इनसे स्थान के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि इन्हें किस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह, जो कि कहाँ है? जाम्बिक में पड़ता है। दूसरी बात, इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनसे आपसे वृक्ष पूछ सकता है, इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इन्हें अशोक के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम लोग शाल का पेड़ भी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। ठीक,
तो इतनी सारी चीजें देखिए मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जितना भी बताया है महावीर स्वामी के बारे में इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो बेझिझक होकर के आप लोग अगर इतना पॉइंट लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इतना बहुत ही इनफ है। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। फटाफट से एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे सभी लोग और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बात आती है अगर गदर पार्टी की, तो इनमें से एक प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे आपके लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपकी गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखनी है 1913 में। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका अमेरिका में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना बता दिया, इतना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। फटाफट से बताएंगे कि जो आपका बंगाल का विभाजन था ये कब हुआ था? 14 सितंबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या फिर 19 जुलाई 1905 को, या फिर 7 अगस्त 1905 को। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा एक बार। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप लोग अक्सर डेट में मिस्टेक कर देते हैं, तो डेट आपको याद रखनी है। घोषणा इसकी कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 जुलाई 1905 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इसकी घोषणा की गई थी। और वहीं अगर हम लोग देखें जो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव था ये कब आया था? तो ये आया था आपका 7 अगस्त 1905 को। इस दिन क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव आया था। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाय द वे आपसे पूछ सकता है। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बीच क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो लोगों के बीच लड़ा गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। अकबर तथा हेमू के बीच, अकबर तथा मेवाड़ के राजा के बीच, बाबर तथा ब्रिटिशों के बीच, डी कह रहा है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। बताएंगे सभी लोग पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किन के बीच लड़ा गया था? बात आती है पानीपत के प्रथम युद्ध की। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था। हुआ कब था? तो जो पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध था ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहां से पता लग गया। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? तो इसके अंदर देखिए इब्राहिम लोदी हार गया था और जो आपके बाबर थे ये जीत गए थे, और इसी बीच में जो आपका मुगल साम्राज्य था इसकी स्थापना हो गई थी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध है, किसका? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था? आपसे द्वितीय युद्ध के बारे में पूछेगा तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके अंदर हेमू हार गया था। और आपसे पूछेगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था? 3 युद्ध हुए थे ना पानीपत के, तो अगर पानीपत का तृतीय युद्ध पूछता है तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मराठा, किसके किसके बीच में? मराठा और आपके
जो अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली थे, इनके बीच में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे अफगान भी लिख सकते हैं, अफगानों के बीच में, ठीक, अफगानों के बीच में हुआ था। इतना आपको समझ में आया होगा, और इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा पानीपत के युद्ध में। पहला पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तृतीय पूछेगा, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इतना आपके लिए जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखिए क्या कह रहा है। मथुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, या फिर तेल शोधक कारखाने के लिए? तो बात आती है अगर यहाँ पे मथुरा की, तो मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका तेल शोधक कारखाने के लिए। किसके लिए? तेल शोधक कारखाने के लिए। बात करता है आपसे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग देखिए आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक तो ये आपको चुनार में देखने को मिलेगा, कहाँ पे? चुनार में। दूसरा आपको ये चुर्क में भी देखने को मिलेगा, और आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दादरी में। 3 जगह ही आपको देखने को मिलेगा। कागज उद्योग की अगर बात करता है, तो कागज उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जालौन में। कहाँ पे? जालौन में। लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करता है, तो लौह इस्पात उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको शामली जिले में, ठीक है, कहाँ पे? शामली में। तो ये देखिए चारों चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका जजिया कर था, इसकी शुरुआत किसने की थी और इसका एंड किसने किया था। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो जजिया है इसका मतलब क्या था। तो देखिए ये जो जजिया था आपका, ये एक प्रकार का कर यानी कि टैक्स जो होता है वो लिया जाता था, जो कि आपके गैर मुसलमान थे उनसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जजिया क्या था? तो जजिया था आपका गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कर। क्या था? गैर मुसलमानों द्वारा, गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कर, द्वारा लिया जाने वाला कर, ठीक, लिया जाने वाला कर। इतना समझ में आया आपको? जजिया क्या था? यहाँ पे एरो लगा के लिख लीजिए जजिया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यह है क्या, ठीक। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है इसके बारे में कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? क्या पूछेगा आपसे? भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये तो आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि भारत की बात आ रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ये आपसे पूछ सकता है कि इसको फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था आपका औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो आंसर हमारा यहाँ पे औरंगजेब हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ था कि ये जो आपका जजिया कर था फिर से लगाने वाला मुगल शासक तो आपका औरंगजेब रहा है, लेकिन जो आपको शुरू किया गया था वो फिर से किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था आपके जहांदौर शाह ने। ठीक है, क्या याद रखेंगे? जहांदौर शाह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कह क्या रहा है? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? विकल्प क्या कह रहे हैं? चार्ल्स मैटकॉफ, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप या फिर जॉन टॉवर। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा कौन था जिसने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। अब वो कौन था? सभी लोग फटाफट से बताएंगे, जिसे जिसे पता होगा फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। देखिए ये जो आपका अशोक का शिलालेख था इसका अर्थ किसने स्पष्ट किया था? तो ये स्पष्ट किया था आपके जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ स्पष्ट किया था। कब स्पष्ट किया था? तो ये स्पष्ट किया था इन्होंने 1837 में। कब किया था? 1837 में। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो आपका जेम्स प्रिंसेप था इसने 2 लिपियां भी पढ़ी थी। क्या किया था इसने 2 लिपियां भी पढ़ी थी। कौन कौन सी लिपियां इसने पढ़ी थी? तो ये भी आपको याद रखनी होंगी। एक तो आपकी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी। और दूसरी आपकी खरोष्ठी लिपि थी। कौन सी? खरोष्ठी। जानते होंगे आप लोग लिपियों के बारे में। तो यहाँ पे इसने 2 लिपियां भी पढ़ी थी। एक तो आपकी खरोष्ठी लिपि थी, दूसरी आपकी ब्राह्मी लिपि थी।
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। विकल्प ए कह रहा है कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, बी बोल रहा है रफी अहमद किदवई, सी बोल रहा है कैलाशनाथ किदवई, डी कह रहा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है भारत के मूल रूप जो संविधान था वो किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बनेगा। इन्होंने कितने समय में लिखा था, तो हो सकता है कि शायद समय आपसे पूछ ले, तो इन्होंने जो है 6 महीने में इसे लिख लिया था। कब लिखा था? 6 महीने के अंदर जो है इन्होंने अपने संविधान को लिख लिया था। कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? एक तो आपकी हिंदी थी, दूसरी आपकी इंग्लिश थी, 2 लैंग्वेज में थी। अगर आपसे ये पूछे कि मतलब पूर्णतः किसने लिखा था हिंदी में, आपसे बात पूछता है कि पूर्णतः जो है हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये पता होना चाहिए आपको कि पूरी तरह से हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये थे आपके वसंत कुमार वैद्य। किसके द्वारा लिखा गया था? वसंत कुमार वैद्य। वसंत कुमार वैद्य के द्वारा जो है ये पूरी तरह से हिंदी में ही लिखा गया था। और जो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश कर्सिव में लिखा था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पे दिया था? बहुत ही इजी है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग आंसर इसका क्या करेक्ट होगा। यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा? भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था ये दिया गया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में। पूछेगा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? वर्ष आपको ध्यान रखना है बस। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे। ठीक, और आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे, इन्होंने तपस्या कब तक की थी, तो तपस्या इनकी देख लीजिए, तो ये थी आपकी 6 वर्ष। कब थी? 6 वर्ष। दूसरा आपसे पूछेगा कि इन्हें जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? 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 तो कौन सा वृक्ष था? तो ये था पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। और किस दिन प्राप्ति हुई थी इन्हें ज्ञान की? तो बैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी? बैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए ये जो आपके भगवान बुद्ध थे, इन्हें जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा को ही हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी इन्हें पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और मृत्यु भी इनकी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो ये एक ऐसे मतलब भगवान बुद्ध जी थे कि इनकी जन्म मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति जो है पूर्णिमा के दिन ही इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र थे, बिरसा मुंडा थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका चंपारण नील आंदोलन था इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, चंपारण किससे संबंधित था? महात्मा गांधी से। तो वही जो चंपारण नील आंदोलन है वो भी आपका किससे संबंधित होगा? महात्मा गांधी से। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। ये जो आपकी कामागाटा मारू जो घटना है इससे प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कामागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? गदर पार्टी से, रॉयल इंडियन नेवी से, स्वराज हिंद पार्टी से, या फिर आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्म से संबंधित है। फटाफट से कमेंट करेंगे सभी लोग कि जो आपकी कामागाटा मारू घटना थी ये किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है।
जल्दी जल्दी बताएंगे। और सभी लोग एक बार प्लीज, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां आप लोग शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और हमें स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई भी करनी है कि हम लोग इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर ले। क्योंकि देखिए जब तक आप लोगों का पेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जो भी वैकेंसियां निकलती हैं वो आप लोग उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए पेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा कि इस बार आपका पेट निकलना ही चाहिए, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी जी जान लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पेट का पेपर है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कह रहा था कि जो आपकी कामाकाटा मारू घटना है ये किस क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी गदर पार्टी से। किससे संबंधित है? गदर पार्टी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार है, विशाल स्नानागार है, स्तंभ हॉल है या फिर आपका 2 मंजिला मकान है। मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर। तो देखिए इसके अंदर अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़े भवन की, तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो था वो अन्नागार था। कौन था? अन्नागार, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रेनरी भी कहते हैं, यानी कि इनका जो खाने पीने की व्यवस्था थी उसका भवन जो है सबसे बड़ा हुआ करता था। उसकी बात आती है उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पड़ता है। आपसे स्थान पूछ लेगा तो कहाँ पे पड़ता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बात आएगी कि ये जो आपका मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1922 में। खोजने वाला कौन था? तो ये थे आपके राखल दास बनर्जी। कौन थे? राखल दास बनर्जी। सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रश्न पूछेगा अगर मोहनजोदड़ो से पूछता है तो। दूसरी बात, अब ये यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि ये जो आपका मोहनजोदड़ो था यहाँ से आपको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी। क्या पूछेगा कि यहाँ से आपको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी। तो देखिए सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे चीज, जो आपकी कांस्य की नर्तकी थी ये यहाँ पे मिली थी, ठीक। और दूसरा आपका यहाँ से क्या चीजें मिली थी, तो एक यहाँ पे पशुपति की मुहर भी मिली थी। पशुपति की मुहर, ठीक। पशुपति की मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। एक चीज आपको और याद रखनी है यहाँ से, ये जो आपका दाढ़ी वाला महादेव, कौन? दाढ़ी वाला महादेव जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक। कौन था? दाढ़ी वाला जो आपका महादेव, गलत हो गया है इसको हम करेक्ट कर देते हैं, दाढ़ी वाला महादेव। तो ये 3 चीजें जो है यहीं से प्राप्त हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछेगा कि हड़प्पा की राजधानी कौन थी, तो ये थी मोहनजोदड़ो। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, क्या पूछेगा अगर आपसे पूछता है कि हड़प्पा की राजधानी, हड़प्पा की राजधानी, ठीक। तो आप लोग क्या बताएंगे कि हड़प्पा की राजधानी क्या थी, तो ये थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना बता दिया आपके लिए, इतना बस सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? मुंबई अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में या फिर आपका कलकत्ता अधिवेशन में? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है श्रीमती एनी बेसेंट की, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी, तो ये की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। हुआ कब था? 1917 में, ठीक। ध्यान रखना है, आंसर इसका विकल्प डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पे 2 चीजें आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पहली भारतीय, क्या याद रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक। इनसे प्रश्न पूछा गया है आपसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये इन्होंने कौन सा अधिवेशन संभाला था? 1925 का कानपुर अधिवेशन जो था वो सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। और दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि पहली आंग्ल भारतीय महिला आपसे पूछेगा। कौन सी?
आंग्ल भारतीय महिला, आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये आपकी कौन सी थी? तो ये थी आपकी, तो ये थी नेली सेन गुप्ता। कौन थी? नेली सेन गुप्ता, सेन गुप्ता। ठीक, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने कहाँ का अधिवेशन संभाला था? तो इन्होंने संभाला था 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? देखिए आंसर तो लीक हो चुका है क्योंकि मैंने ये प्रश्न आपको पहले ही बता दिया एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे आप लोगों को देर नहीं लगनी चाहिए, फटाफट से बताएंगे सभी लोग कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर बात आती है पहली बात तो ब्राह्मी लिपि की, तो सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो ये पढ़ी गई थी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक, आंसर तो हमारा ये बन गया, लेकिन इसमें हमको 2-3 क्वेश्चन और याद रखने होंगे। कौन कौन से? एक तो आपसे ये पूछेगा कि जो आपका दिल्ली का टोपरा अभिलेख था, कौन सा? दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख लीजिए क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा। दिल्ली का टोपरा अभिलेख, ठीक, टोपरा अभिलेख ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और था किसका ये? तो ये था अशोक का। ठीक, किसका था? अशोक का था। दूसरी बात देखिए, अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं तो ये जो आपके अशोक थे, इनसे जो जुड़े शिलालेख थे, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो आपसे पूछ सकता है कि इनके जो शिलालेख थे, कौन? शिलालेख, शिलालेख जो थे इनके, इसको किसने खोजा था? तो इसको खोजा किसने था सबसे पहले? तो ये खोजा था फेन थेलर ने। किसने खोजा था? फेन थेलर ने इसे जो है खोजा था। कब खोजा था? तो 1750 में इसे खोजा था। और देखिए पुराणों में जो आपके अशोक थे, इन्हें क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे, गंगा नदी पे, शरावती नदी पे, या फिर कावेरी नदी पे? बात अगर हम लोग करते हैं जोग जलप्रपात की, तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि आपका जोग जलप्रपात जो है कहाँ पे बना हुआ है। और अभी तक जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जितने भी क्लास में हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके जाया करिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पे बना है? तो ये हमारा बना है शरावती नदी पे। शरावती नदी बहती कहाँ है? तो ये बहती है कर्नाटका में, और यही कर्नाटका में ही आपका जोग जलप्रपात बना हुआ है। दूसरी बात आपको देखिए यहाँ पे 2-3 जलप्रपात याद रखने हैं। कौन कौन से? जो कि सबसे ज्यादा पूछता है। एक तो आपसे पूछेगा हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ पे? जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पे आपका हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। दूसरा आपका कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। आपने नाम सुना होगा, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका मांडवी नदी पे बना है। कहाँ पे? मांडवी नदी। और ये मांडवी नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपकी गोवा में। तीसरे अगर हम लोग अगर जलप्रपात की बात करते हैं तो आपसे पूछेगा धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी पे बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी पे। तो ये देखिए 3 आप लोग जलप्रपात याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछेगा। तो देखिए आज का ये जो सेशन है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इससे ज्यादा अगर प्रश्नों की रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोग बता सकते हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूं ताकि आप लोग जितना भी पढ़ें वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, आप लोग उसे कभी भूले नहीं। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं आपके आगे आने वाले वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दिल से
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लोगों तक शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगर कोई भी क्लासेस होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचता रहेगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल से फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।